मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। इसमें हम अमेरिका के संविधान के बारे में बताएंगे, जिसमें अमेरिका का जो संविधान है वो एक तरफ शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत पर आधारित है, तो दूसरी ओर इसमें नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया, उसका प्रभाव सबसे अधिक अमेरिका के संविधान पर पड़ा, और जब 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का संविधान बन रहा था, तो उस समय संविधान निर्माता इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो मूल इच्छा थी वो थी सत्ता एक तरफ, दूसरी ओर व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता, इनमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। संविधान निर्माता शक्ति केंद्रीकरण को व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक तरफ संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, उसके बाद में सरकार के जो अंगों का संबंध है उसमें पारस्परिक कैसे संबंध होना चाहिए, इसके संबंध में उन्होंने मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। संविधान सभा में एक सदस्य मेडिसन ने कहा कि हम मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार संविधान निर्माता ने सरकार के जो तीनों अंग हैं, उन तीनों अंगों की शक्तियों को पूर्णतः अलग अलग कर दिया, क्योंकि शक्ति केंद्रीकरण संविधान निर्माताओं की सोच थी कि ये अत्याचारी शासन की श्रेणी में आता है, इसलिए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए शक्तियों का पृथक्करण कर देना चाहिए। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसी के साथ व्यवहार में भी इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। सरकार के तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनकी स्थिति वाटर टाइप कंपार्टमेंट जैसी होनी चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में शक्ति पृथक्करण को संवैधानिक आधार प्रदान किया, और संविधान के जो प्रथम 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद सेकंड, अनुच्छेद थर्ड, इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया। अनुच्छेद फर्स्ट में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां कांग्रेस में नियत होंगी, अर्थात व्यवस्थापन संबंधी शक्ति वहाँ की विधानमंडल के रूप में जो कांग्रेस है उसके पास होंगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति में नियत होंगी। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया कि अमेरिका की न्यायपालिका संबंधी समस्त शक्तियां वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में नियत होंगी। इस प्रकार अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने इन तीनों अंगों को की चयन प्रक्रिया को अलग अलग रखा। तीनों अंगों के कार्यकाल एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तीनों अंग स्वतंत्र हैं, अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस का काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और वहाँ की जो न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायपालिका, उसका काम है कानूनों की वैधानिकता की जांच करना। इस प्रकार सरकार के जो तीनों अंग हैं वो पूर्णतः अलग अलग कर दिए, और इसमें जैसे कार्यपालिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र अपने क्षेत्र का काम करेगी, अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। चयन प्रक्रिया भी इसकी अलग से होगी ताकि अन्य दो अंग
को प्रभावित नहीं कर सके और इसका कार्यकाल भी निश्चित अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया। इसी प्रकार की स्थिति वहाँ की व्यवस्थापिका की है। व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, अपने क्षेत्र में सीमित है, इनका जो चयन प्रक्रिया है वो भी अलग से होती है और इसका कार्यकाल भी निश्चित है। इसी प्रकार की स्थिति न्यायपालिका की है। न्यायपालिका भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, अपने क्षेत्र तक सीमित है, चयन प्रक्रिया भी भिन्न है, इसका कार्यकाल भी निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार अमेरिका का संविधान एक तरफ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन उसी समय संविधान निर्माताओं के दिमाग में एक बात और आई कि हो सकता है कार्यपालिका अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए, व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए, न्यायपालिका अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए, अर्थात वहाँ की जो विधानमंडल है वो अत्याचारी कानूनों का निर्माण कर दे और कार्यपालिका अत्याचारी ढंग से लागू कर दे और न्यायपालिका अत्याचारी ढंग से उसकी वैधानिकता की जांच करे। तो उस स्थिति में व्यक्ति के मौलिक अधिकार और उसकी जो स्वतंत्रता है उसका क्या होगा, इसके संबंध में अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने एक और शक्ति पृथक्करण को अपनाया, लेकिन बाद में अंगों की निरंकुशता को रोकने के लिए जो दूसरा सिद्धांत अपनाया वो है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी। इसमें एक अंग का अन्य 2 अंगों पर नियंत्रण रखा गया और 2 अंगों का एक अंग पर इस प्रकार का नियंत्रण स्थापित किया कि कोई भी अंग निरंकुश न हो सके। तो इस प्रकार अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी स्थान दिया। तीनों अंगों की शक्तियों को अलग करने तथा ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई भी अंग एक दूसरे के प्रभावित न करे, जिसके उद्देश्य के लिए शक्ति पर इस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया गया कि व्यक्ति के अधिकार और सुरक्षित हो जाए, अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में की गई है। अमेरिका के संविधान में जैसे स्पष्ट है कि जैसे कार्यपालिका है तो कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों का नियंत्रण स्थापित किया गया। कार्यपालिका की जो कानून निर्माण की शक्ति है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है और न्यायपालिका कानूनों की वैधानिकता की जांच करती है। उसी प्रकार कानूनों की लागू करने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के पास है, उस पर भी व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस और वहाँ की जो न्यायपालिका है उसका नियंत्रण है। तो इस प्रकार ये तीनों अंग एक दूसरे के इस तरीके से नियंत्रित हो जाते हैं जिससे कि कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश न हो सके। इस प्रकार अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की भी व्यवस्था करता है। तो ये था अमेरिका के संविधान में वर्णित शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत।